ये आकाशवाणी है। सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी, एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं चलती भी रहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं प्रगति पथ पर चले जिंदगी, एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की छठी कड़ी, आप फिर लौट चले। सोनाली, इस बार तू पूरे 2 साल बाद न्यूयॉर्क से आई है। क्या तुझे अपने देश की और हमारी याद नहीं आती? कैसी बातें करती हो दीदी। कौन होगा जिसे अपना देश आने की जल्दी ना हो, लेकिन काम के चक्कर में समय कितनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मौसी जी, मुझे तो लगा अमेरिका जैसे विकसित देश की चकाचौंध में आप जाकर हमें भूल ही गई हैं। मौसी, सार्थक तो सभी को अपने जैसा फालतू समझता है। इसे ये भी नहीं पता कि मौसी के पास कितना काम होता है। मौसी विश्व के सबसे बड़े संगठन संयुक्त राष्ट्रीय संघ में काम करती हैं, और वो भी पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, जिसको लेकर आज पूरे विश्व में चिंता बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा मानसी बेटा तुमने। इतने बड़े संगठन में कई अहम जिम्मेदारियों के बीच समय कहाँ मिल पाता है। ये सब तो बहाने हैं ना आने के। अगर मौसी वाकई इतना काम करती हैं, तो उन्हें यहीं रुककर दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के उपाय करने होंगे। पूरे विश्व की वो बाद में सोचें। अरे बेटा, यही तो हम गलती करते हैं। हमें सबके बारे में सोचना चाहिए, ना कि केवल अपने बारे में। भाई, हमारे यहाँ तो कहा भी गया है, वसुधैव कुटुम्बकम, यानी पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। बिल्कुल ठीक कहा वसुधा। बच्चों, मम्मी एकदम सही बात कह रही हैं। पापा, लेकिन आप तो जानते ही हैं, इस बार दीपावली के बाद दिल्ली का कितना बुरा हाल हुआ। इतना अधिक प्रदूषण तो यहाँ पहले कभी नहीं रहा। मानसी, दिल्ली क्या, अब तो सभी जगह प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तब तो सोनाली, कुछ तो ऐसा करना होगा ना, जिससे ये समस्या और आगे ना बढ़े। भाई, इसके लिए एक अकेला आदमी या एक अकेला देश चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए पूरे विश्व को एक साथ कदम से कदम मिलाकर काम करना होगा। तभी तो मौसी से कह रहे हैं कि वो विश्व के सबसे बड़े संगठन में काम करती हैं, और उस संगठन की सलाह को सभी देश मानते भी हैं। सार्थक, इस समस्या का समाधान किसी एक व्यक्ति या एक देश द्वारा नहीं होगा, समझे। इस समस्या के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। हम सभी को अब टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना होगा। ये क्या होता है? ये कुछ समझ में नहीं आया। सार्थक बेटा, इसे सतत विकास, धारणीय विकास और समावेशी विकास भी कहा जाता है। सतत विकास या धारणीय विकास से मतलब ऐसे विकास से है जिसमें हम प्रकृति और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहें। हाँ, और ऐसे समावेशी विकास की अवधारणा हमारे देश में प्राचीन काल से रही है। हाँ। मम्मी पापा, आप तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। अरे क्यों? मम्मी कह रही हैं भविष्य की बात, तो पापा आप कह रहे हैं पुराने जमाने की बात। सार्थक, तुम्हें तो मम्मा पापा की कोई बात समझ ही नहीं आती। तुम्हें तो मौसी ही समझा सकती है। मानसी, तुम तो रहने ही दो। मुझे पता है तुमको बहुत कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मम्मा पापा की हाँ में हाँ मिलाती रहती हो। अरे अरे, ये क्या, तुम दोनों को मौका मिला नहीं कि एक दूसरे की खिंचाई शुरू कर देते हो? वैसे सार्थक, दीदी और जीजा जी दोनों ही सही बात कह रहे हैं। जब हम धारणीय विकास की बात करते हैं ना, तो हमें अपने अतीत से सीख लेते हुए भविष्य की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। मौसी जी, आप तो दार्शनिकों जैसी बात कर रही हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें ये तो पता होगा कि आदि मानव कौन थे और वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे। हाँ, आदि मानव जंगल में रहते थे और कंदमूल या शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। और फिर धीरे धीरे मानव ने खेती करना आरंभ किया। बिल्कुल। नदियों या जल स्रोतों के आसपास बसते हुए मानव ने सामाजिक जीवन जीना शुरू किया। हाँ बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि मानव आरंभ से ही प्रकृति पर आश्रित रहा। जंगल में रहना, जंगली कंदमूल खाना उसने आरंभ से ही सीख लिया था। उस समय
वो प्रकृति से उतना ही लेता था जितनी की उसे जरूरत होती थी। आरंभ में भले ही आदि मानव की अवस्था से गुजरते हुए मानव ने अज्ञान के अंधकार में अंधविश्वासों को मन में बसा लिया था, लेकिन उनकी प्रकृति के प्रति और उसके विभिन्न घटकों के प्रति समझ संरक्षणवादी वाली ही रही थी। कई हजारों साल तक मानव जीवन को एक उपहार मानकर उसका जश्न मनाता रहा और इस धरती को आदर देते हुए पूजता रहा। वो लोग मानते थे कि पृथ्वी केवल दोहन के लिए नहीं है, ये एक जीवित प्रणाली है। उनका इसके साथ स्नेह और मधुरता का संबंध था, जिसके कारण वो इस पर विश्वास करते हुए इसे पूजते थे। हाँ, हमारे देश में सदियों से पृथ्वी, भूमि, गांव मानव के मन में चैतन्य रूप में बसते थे, जिससे नैतिकतावश मानव पृथ्वी को ईश्वर रूप में पूजते हुए उसके प्रति श्रद्धा रखता आया है। और फिर बच्चों, धीरे धीरे समाज की संकल्पना अस्तित्व में आई। अब मानव ने खेती करके पूरे साल का अनाज रखना शुरू कर दिया। अनाज, मसालों और कपड़ों आदि का व्यापार होने लगा। इस दौरान समाज ने स्वयं ऐसे अनेक नियम बनाए थे जो पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण करने वाले थे। मानव अन्य जीवों के साथ घुल मिलकर रहता था, सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखता था। ऐसे संबंधों पर ही ऐसा माहौल या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके। या हम कहें कि ऐसा माहौल धारणीय विकास में सहायक साबित होता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सोनाली। प्राचीन सभ्यताओं में पृथ्वी के प्रति माँ जैसी श्रद्धा देखी गई है। उनमें त्योहार, कर्मकांड, गीत, मिथकों के माध्यम से ऐसे अनेक उदाहरण देखे गए हैं जिनमें वो पृथ्वी के उपहारों का उत्सव मनाते हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमें आदिवासी समाजों में आज भी देखने को मिलते हैं। अच्छा मौसी जी। और हाँ, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसी बातों का उल्लेख मिलता है। बच्चों, तुम्हें याद होगा एक बार मैंने तुम्हें शकुंतला और दुष्यंत की कहानी सुनाई थी। हाँ हाँ, याद है पापा। उस कहानी में शकुंतला वन के जीवों को बहुत प्रेम करती थी। उसके आश्रम में अनेक हिरण और पक्षी भी थे। तो बेटा, उस कहानी से हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में जीव जंतुओं के प्रति सदियों से प्रेम रहा है। बिल्कुल। हाँ माँ, अब तो जीवों की सुरक्षा के लिए अनेक गैर सरकारी संगठन जो विशेष तौर पर विभिन्न जीवों की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। पर माँ, प्राचीन काल में तो हर व्यक्ति बिना किसी संगठन के अपने जीवों की सुरक्षा करता था। हाँ मानसी, तभी तो भारत के लोगों के लिए पर्यावरण संरक्षण कोई नई बात नहीं है। ऐतिहासिक रूप से प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण के संस्कार यहाँ के व्यक्तियों में जीवन में घुले मिले रहे हैं, जिन्हें हम मिथकों, लोक गीतों, धर्मों, कलाओं और रीति रिवाजों में देख सकते हैं। बच्चों, करीबन 2000 साल पहले प्राचीन ग्रंथों में जीवन के आपसी संबंधों की अवधारणा मिलती है। भाई, भारतीय प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मांड का निर्माण प्रत्येक जीव के लाभ के लिए किया गया है। और जानते हो, प्रत्येक जीव अपने जीवन का आनंद मनाते हुए इस पूरी व्यवस्था का हिस्सा बनते हुए अन्य जीवों के साथ मधुर संबंध स्थापित करे। कोई भी जीव दूसरे जीव के अधिकारों का अतिक्रमण न करे। बिल्कुल दीदी। सिंधु सभ्यता के काल की मिली पुरातत्व सामग्रियां भी वन्य जीवों के प्रति मानवीय रुचि का साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। इस कालखंड के दौरान मिली हाथी, बैल, गेंडे आदि की छवियां ना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मानव और अन्य जीवों का रिश्ता कैसा रहा होगा। अच्छा माँ। जीव जंतु ही नहीं बच्चों, हमारे देश की विभिन्न कलाओं में प्रकृति के विविध रूपों का जीवंत चित्रण उनके प्रति हमारी संवेदना को व्यक्त करता है। हाँ सोनाली, ये बात तो बिल्कुल सही है। हमारे देश में संस्कृत के महान कवि कालिदास हुए हैं, जिनकी एक रचना मेघदूत, उसमें उन्होंने बादलों का एक दूत के रूप में सजीव चित्रण किया है। बच्चों, इन्हीं के एक और ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम में ही शकुंतला और राजा दुष्यंत की कहानी है, जिनके बेटे भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हाँ मम्मी, ये कहानी पापा ने हमें सुनाई थी। बच्चों, इतना ही नहीं, हमारे देश के अनेक ग्रंथों जैसे पंचतंत्र एवं हितोपदेश आदि में हम मानव और अन्य जीवों के मध्य के संबंध को समझ सकते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में भोपाल के पास स्थित भीमबेटका की भित्ति चित्रों में मानव के साथ अन्य जीवों का भी चित्रण किया गया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि मानव
जीवन के अन्य रूपों के साथ हिलमिल कर रहा है। भारत ही नहीं, अनेक देशों में लोग पौधों, जीवों, नदियों, महासागरों, पर्वतों, हवा, सूर्य और चंद्रमा को अलौकिक शक्ति मानते रहे हैं। हमारे देश में ही अनेक जीवों को किसी धर्म या देवता से जोड़ा गया, जिससे उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार जीवों को सुरक्षा मिली। और जीव ही नहीं, हमारे देश में जंगलों को भी देव वन मानकर उन्हें पूजा गया, बिल्कुल। जिससे उनका संरक्षण हो सके। पूरे देश में हजारों ऐसे जंगल हैं जिनको पवित्र मानकर पूजा जाता है। बिल्कुल। और ऐसे वनों से लकड़ी नहीं काटी जाती। तभी मेरा दोस्त बता रहा था कि दिल्ली में संजय वन से लगा एक छोटा सा जंगल है जहाँ से कोई भी लकड़ी नहीं काटता। बिल्कुल बेटा। हाँ सार्थक, वहाँ एक देववन है। देववन तो देश भर में फैले हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे महाराष्ट्र में देवराई या देवराहटी, राजस्थान में ओरांस, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में सरना, केरल में काबू, तमिलनाडु में कोविलकाडू और मणिपुर में लाई उमंग कहते हैं। अकेले कर्नाटक में ही 1424 देववन हैं। इन्हें स्थानीय लोग देवरावन, देवराकाडू या नागवन कहते हैं। भारत के पूर्व क्षेत्र में भी क्या ऐसे देववन हैं? बेटा, वैसे तो पूर्वोत्तर भारत काफी हरा भरा है, लेकिन फिर भी वहाँ देववन हैं। मेघालय की जैंतिया पहाड़ियों में 30 एकड़ का घना देववन है, जिसे रवला ब्लेई कहते हैं। इस देववन में जूते पहनकर नहीं जा सकते। मौसी, वहाँ तब तो नहीं जाना चाहिए, पता नहीं कोई कांटा चुभ जाए। अरे नहीं, यही सोचकर तो ऐसे नियम बनाए गए होंगे कि वहाँ कोई नहीं जाए। अच्छा। बिल्कुल, ताकि वहाँ प्रकृति अपने विभिन्न रूपों में कायम रहे। देखो, वहाँ सांप, कीड़े मकोड़े सभी हैं, और हाँ, दुर्लभ जातियों के पेड़ पौधे हैं। नाना प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी हैं, और सभी उस वन में सुरक्षित जी रहे हैं। अच्छा मौसी, वैसे हमारे देश में सदियों से समाज ये समझ गया था कि पृथ्वी पर सभी जीवों का अहम योगदान है। शासन ने भी ऐसे नियम बनाए थे जिससे प्रकृति को नुकसान ना हो। सम्राट अशोक का भी मानना था कि एक राजा का कर्तव्य है कि वो वन्य जीवों और वनों के वृक्षों की रक्षा करे। उसके ऐसे आदेश उसके शिलालेखों में मिले हैं। वनों के विनाश और जानवरों के विभिन्न प्रजातियों की हत्या पर रोक लगाने का ये एक ऐतिहासिक सबूत है, जो शायद विश्व में अपनी तरह का पहला कानून हो। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक को इस तरह की प्रेरणा प्राचीन भारत के महान अर्थशास्त्री चाणक्य के ग्रंथों से मिली थी। सैकड़ों वर्ष पहले चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियमों का उल्लेख किया था। उनके ग्रंथ में जंगल और वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अच्छा, शहर को प्रदूषित करने वालों के लिए दंड के प्रावधान की बात भी इसी ग्रंथ में है। और हाँ, इसके अलावा प्रसिद्ध मराठा शासक छत्रपति शिवाजी ने भी जीवों और पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाने का आदेश जारी किया था। हाँ, शिवाजी ने पानी और जंगलों के संरक्षण का आह्वान किया था। इन्हीं के समान मालवा की देवी अहिल्याबाई ने भी मार्ग के आसपास पेड़ लगाने पर जोर दिया था, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले यात्री उनके नीचे विश्राम कर सके। पापा, गौतम बुद्ध ने भी तो प्राणियों के प्रति अहिंसा के भाव को प्रचारित किया। हाँ बेटा, उन्होंने प्रकृति के प्रति भी अहिंसा का भाव रखा और सभी को जंगल, पानी और मिट्टी का संरक्षण करने की सीख दी। इसी प्रकार जैन धर्म भी जीवों के प्रति सहिष्णुता को प्रेरित करता है। इसी प्रकार अन्य धर्म, सिख, पारसी, ईसाई एवं इस्लाम सभी पर्यावरण के संरक्षण को प्रेरित करते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब खेजड़ली गांव के बिश्नोइयों ने बलिदान देकर पेड़ों को बचाया था। ये समाज आज भी पेड़ों और हिरणों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। मौसी जी, पूरी बात बताइए ना, ऐसा क्या हुआ जो इस समाज का नाम आज हमारी किताबों में भी है? बच्चों, जब जोधपुर का किला बन रहा था ना, तो चूने की भट्टी में लकड़ी जलाने की आवश्यकता पड़ी। राजा के हुक्म से सैनिक खेजड़ी के पेड़ काटने पहुँचे। तभी वहाँ कुछ ग्रामीण पहुँच गए, जिनका नेतृत्व अमशा देवी कर रही थी। अमशा ने सैनिकों को कहा कि मैं अपने प्राण दूंगी पर खेजड़ी नहीं कटने दूंगी। और उस समय सैकड़ों लोगों ने पेड़ों के लिए
अपने को बलिदान कर दिया। और इसी तरह की कहानी चिपको आंदोलन की है, जिसमें गढ़वाल के टैणी गांव की गौरा देवी और गांव की महिलाओं ने मिलकर ठेकेदार के आदमियों को पेड़ नहीं काटने दिए थे। वो पेड़ों से लिपट गई थी, इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया है। अच्छा पापा। सच। आज जो उत्तराखंड एवं पहाड़ी राज्यों में प्रकृति का अंधाधुंध दोहन हो रहा है ना, तो उसे रोकने के लिए ऐसी ही संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। अच्छा माँ, वैसे चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुंदरलाल बहुगुणा जैसे पर्यावरणविदों ने जल, जंगल और हवा की स्वच्छता को लेकर व्यापक स्तर पर जनमानस को जागरूक किया। और हाँ, आज भी अनेक लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। वैसे हमारे देश में जंगल, पानी और मिट्टी के संरक्षण संबंधी प्राचीन अवधारणाओं की उपयोगिता आधुनिक परिप्रेक्ष्य में और बढ़ जाती है। और जानते हो, हमारे देश के हर हिस्से में पानी को सहेजने की परंपरा रही है। तालाबों, कुओं, बावड़ियों, झरनों, पोखरों के द्वारा जल की बूंद बूंद को सहेजा जाता रहा है। नदियों को पवित्र मानकर उन्हें देवतुल्य पूजा गया। सच में माँ? हाँ, आस्था के साथ जल संरक्षण की भावना ही रही है कि देश के दक्षिणी भाग में रहने वाले नागरिक उत्तरी क्षेत्र की नदियों का पवित्र जल लेकर अपने अपने घरों में रखते हैं। भाई, ये प्रतीक है जल की महत्ता का, उसके संरक्षण का। एक बात और, हमारे देश में तो अनाज के कण कण को व्यर्थ नहीं करने की परंपरा भी रही है। हमारे देश में एक ऋषि का नाम कणाद ऋषि इसलिए पड़ा क्योंकि वो फसल कटने के बाद खेत से अनाज के एक एक दानों को उठाकर अपना पेट भरते थे। इस प्रकार उनसे हम अनाज के प्रत्येक दाने का पूर्णतया उपयोग करना सीख सकते हैं। बिल्कुल पापा, ये बात तो सार्थक को समझना बहुत जरूरी है। ये अक्सर स्कूल में अपना टिफिन फिनिश नहीं करता, घर पर भी कभी कभी बहुत सारा खाना झूठा छोड़ देता है। तुम्हें तो मेरी हर वक्त शिकायत ही करनी होती है। सार्थक, तुम अपनी आदतें सुधार लो, जिससे किसी को तुम्हारी शिकायत करने का मौका ही ना मिले। वैसे ये बात तो सच है कि हम किसी को भी खाना फेंकना नहीं चाहिए। आज भी विश्व में लाखों ऐसे लोग होंगे जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता है। मौसी, यदि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ पर्यावरण संरक्षण से संबंधित इतने अच्छे विचार रहे हैं, आज ऐसी हालत क्यों हो रही है? आज ना जल शुद्ध है, ना हवा। बेटी, यही तो चिंतन का विषय है। उपभोक्तावाद की बढ़ती सोच के कारण हम अपनी प्राचीन प्रथाओं और संस्कारों को भुला बैठे हैं। हम केवल प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और यही हालत पूरे विश्व की है। और इसीलिए इस समय पूरा विश्व धारणीय विकास की बात कर रहा है, जिसमें विकास और पर्यावरण दोनों का संतुलन कायम रह सके। कुछ वर्षों से विश्व ने अंधाधुंध प्रगति पर समीक्षा आरंभ कर दी है, ताकि पर्यावरण पर इससे बुरा प्रभाव न पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सन 1992 में पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। इसी दौरान रियो डी जेनियो में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवीय पर्यावरण एवं विकास पर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इन आयोजन के बाद से विश्व का ध्यान धारणीय विकास की ओर गया। हाँ, इसके लिए प्राचीन परंपराओं के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकियों से हल तलाश करने के प्रयास आरंभ हो गए हैं। असल में विश्व की सभी सभ्यताओं में प्रकृति संरक्षण से जुड़े मूल्य मौजूद रहे। अनेक प्राचीन संस्कृतियां हमें बताती हैं कि किस प्रकार से हम प्रकृति के साथ मधुर संबंध बनाते हुए जीवन गुजार सकते हैं। बिल्कुल। और सुनो, ऐसे संबंधों पर ही ऐसा माहौल या परिस्थिति तंत्र का निर्माण होता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके। जी पापा, ये तो बड़े काम की चीज है। हाँ, देखो, लोगों ने भारत और दुनिया भर में प्राकृतिक संरक्षण की समृद्ध एवं सांस्कृतिक परंपराओं को खोजना आरंभ किया। भारत के अलावा किसी अन्य देश में शायद ही ऐसी संस्कृति देखने को मिले जहाँ प्रकृति के साथ पारंपरिक व्यवहार और परिस्थितियों का संबंध इतना गहरा हो। बहुत बढ़िया मौसी जी, क्या बात है। और बेटा, बिल्कुल सही कहा सोनाली ने। हम सभी को अपने समाज में प्रचलित ऐसी आदतों, परंपराओं को समझना होगा जिनके माध्यम से हम धारणीय विकास को प्राप्त कर सकें। जरूरी नहीं कि ऐसे विचार शिक्षित या सभ्य समाज में ही हों। हमें ऐसे विचार आदिवासी क्षेत्रों, दुनिया की चकाचौंध से दूर रहने वाले
वन्य समाजों से भी मिल सकते हैं। जो भी हो, हमें बस इस दुनिया को और बेहतर बनाना है, फिर चाहे हमें उसके लिए किसी से भी सीख लेना पड़े। तुमने बिल्कुल ठीक कहा सुना। मौसी जी, आपने तो बहुत अच्छी बात कही आज, और जानकारी की बात भी हमें बताई। चलो, शुक्र है तुम्हें समझ तो आया। और हाँ, इस दिशा में हमारे लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करेंगे, जिन्होंने कहा था, यह धरती सभी की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक भी इंसान का लालच नहीं। वाह। कहने का तात्पर्य है कि धरती का दोहन नहीं, केवल आवश्यकता अनुसार ही उसका उपयोग करने पर हमारी धरती सदैव जीवनदायी बनी रहेगी। बिल्कुल। तभी तो आने वाला कल इस धरती और हमारी भावी पीढ़ियों के लिए सुखमय और शांतिमय साबित होगा। बिल्कुल ठीक कहा दीदी। चलती रहे जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की छठी कड़ी आप फिर लौट चलें सुन रहे थे। आलेख नवीन कुमार गुप्ता, समन्वय दिलीप झा, डॉक्टर आर गोपीचंद्रन और डॉक्टर BK त्यागी, निर्देशन काजल सुरी, प्रस्तुति सहायक नीरज बख्शी। भाग लेने वाले कलाकार थे श्रीकांत वर्मा, गीता वर्मा, जानवी नहाटा, शारदा गुप्ता और सलाम मोहम्मद। साथियों, भी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, देववन क्या है? और दूसरा प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा। धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं। सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी, एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी। सिर्फ चले ही नहीं, चलती भी रहे जिंदगी। सिर्फ चले ही नहीं, प्रगति पथ पर चले जिंदगी। एक सतत विकास की कहानी
कुछ तो कहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं चलती भी रहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं प्रगति पथ पर चले जिंदगी, एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी। जरूरत सतत विकास की हमें बता रही, चिंता अब ओजोन परत की हमें सता रही, बढ़ रहा है तापमान और रहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं चलती भी रहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं प्रगति पथ पर चले जिंदगी, एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी। ठीक है औद्योगीकरण किंतु नियंत्रित तो हो, आर्थिक विकास की ये दौड़ संतुलित तो हो, ताकि स्वच्छ वायु